Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is British relations with and subjugations of the principal Indian powers. ओके तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने लेटर मुगल्स देखा था। लेटर मुगल्स में हमने ये देखा था कि कौन कौन से रूलर्स में जो लेटर मुगल्स हैं उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे उनकी रेन में। आज हम देखेंगे उसी से रिलेटेड टॉपिक दैट इज कॉजेस फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है ना। नाउ इसको हम डिटेल में करेंगे व्हेन वी डू मुगल एम्पायर इन मेडिवल इंडिया। एक एक कॉजेस को डिटेल में एनालिसिस करेंगे बट यहाँ पे एज ए ब्रीफ यहाँ पे हम समझ लें इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। तो फर्स्ट जो था दैट इज द वर्थलेस एंड नेग्लिजेंट। जो भी लेटर मुगल्स थे वो इतने ज्यादा इफिशिएंट और इफेक्टिव नहीं थे, वो काफी वर्थलेस थे और नेग्लिजेंट थे। लेट मुगल एम्प्रेस अपने जो भी स्टेट अफेयर्स था उसको सीरियसली नहीं लेते थे और ये एक इंपॉर्टेंट कॉज है फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। सेकेंड आ जाएगा एब्सेंस ऑफ डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन। ठीक है, सो देर इज नो डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन। कोई भी डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था। ट्राई टू कंसिडर वन एग्जांपल, एक किंग है जिसके 4 सन्स हैं। अब ड्यू टू लैक ऑफ लॉ ऑफ सक्सेशन क्या होगा, ये जो किंग जब डाई होंगे तो इन चारों सन के बीच में एक पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा। जब पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा तो हर कोई सन चाहेगा कि मैं पावर में आ जाऊं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो एक पार्टीजनशिप जनरेट हो जाएगी। ओके, तो क्या हो रहा था, एब्सेंस ऑफ डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन। अब ये क्या कर दे रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा लेके आ रहा था गवर्नमेंट में, बिकॉज स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हो रहा था ऑफ पावर फ्रॉम वन पावर टू अनदर। उसमें पावर टसल होता था, रिसोर्स खत्म होते थे। ठीक है ना, और इंस्टेबिलिटी आ जाती थी एट दी गवर्नमेंट लेवल पे। ठीक है, और आप स्टेट अफेयर्स को फिर नेग्लेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्या होता था, नेक्स्ट जो चीज आ जाती थी, अब आ जाता था ग्रोथ ऑफ पार्टीजनशिप। ग्रोथ ऑफ पार्टीजनशिप एट द कॉस्ट ऑफ क्या होना चाहिए था, पेट्रियोटिज्म। तो पार्टीजनशिप जनरेट हो जाती थी। 4 जो है पावर्स उनको जो सपोर्ट करेगा उनकी पार्टी, और इस लीड्स टू पार्टीजनशिप और एट द कॉस्ट ऑफ पेट्रियोटिज्म जो कि होनी चाहिए स्टेट के लिए। थर्ड आ जाएगा आपका अ हेटेरोजीनस एंड नॉन हेरिडिटरी नोबिलिटी। दैट मीन्स जो नोबिलिटी थी वो हेरिडिटरी नहीं थी, नॉन हेरिडिटरी थी और हेट्रोजीनियस थी इन केस ऑफ होमोजीनियस। 4 आ जाएगा आपका, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा फैक्टर है, दैट इज द डीजेनरेशन ऑफ नोबिलिटी। अब ये जो डीजेनरेशन ऑफ नोबिलिटी स्टार्ट हो गई थी ना, तो ये मेन जो पावर थी उनको सर्व करने के बजाय वो चाहते थे कि अपना बेनिफिट कैसे हो। ठीक है, तो जब ये हुआ डीजेनरेशन ऑफ नोबिलिटी विद फैक्शियस फ्यूड्स, काफी ज्यादा फ्यूड्स आ गए थे, with factious feuds and intrigues। और अल्टीमेटली ये जो नोबिलिटी डीजेनरेट होती थी, कहीं ना कहीं इसका एम होता था कि कैसे, और बेसिकली इसका ड्रीम होता था कि कैसे ये अपने आप को एक इंडिपेंडेंट पावर की तरह एमर्ज करे टू शन दी सेंट्रल पावर। फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा जागीरदारी क्राइसिस। ना इसी से रिलेटेड डी जनरेशन ऑफ नोबिलिटी हुई तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, जागीरदारी क्राइसिस on the one hand and vast expansion of territory। अब क्या हो गया था, एक तो वास्ट एक्सपेंशन हो रहा था टेरिटरी का, ऊपर से जागीरदारी क्राइसिस। इसने क्या कर दिया था, इट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द वीक रूलर्स टू कंट्रोल इट। ठीक है ना, जब तक अकबर थे जो एक कहते हैं ना एक्सेप्शनल और बेसिकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूलर थे, वो तो इन सब चीजों को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जैसे जैसे आपका एम्पायर अगर पहले यहाँ पे था और जैसे जैसे उसको एक्सपेंड हो रहा है, तो व्हाट विल हैपन, आपको और इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन
योर कंट्रोल ओवर न्यूली सब्जुगेटेड और न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरी। तो जब तक किंग ऑफ एक्सेप्शनल एबिलिटी और होता था तो ये सब चीजों को बहुत अच्छे से मेंटेन करता था, बिकॉज माइट बी पॉसिबल आपके पास जहां पे आपने जिस टेरिटरी को एक्वायर्ड किया, जिस एरिया को एक्वायर्ड किया, रीजन को एक्वायर्ड किया, वहां पे फिजिकल प्रेजेंस ना हो, बट आपके अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से आप उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। बट ये जो लेटर मुगल्स था, ये हमने देखा था ये वर्थलेस था, नेग्लिजेंट था, वो स्टेट अफेयर्स में ज्यादा ध्यान नहीं देता था, और यही रीजन था कि वीक रूलर्स इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो इट लीड्स टू जागीरदारी क्राइसिस और एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटरी एज वेल। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका रिवॉल्ट्स ऑफ राजपूत काफी रिवॉल्ट करने लगे थे। फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि जब इफिशिएंट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा तो जो दूर और फार फ्लंग एरियाज हैं या इवन पास के भी एरियाज हैं, जब आप जो एम्परर है वो इफेक्टिव नहीं होगा तो वो अपनी क्या करेंगे, वो लोग चाहेंगे कि हम इंडिपेंडेंस हो जाए और बेसिकली ऑन दी वन हैंड चैलेंज कर दें जो भी सेंट्रल अथॉरिटी है। तो यही हुआ था, वेरियस रिवॉल्ट्स हुए थे। रिवॉल्ट्स ऑफ राजपूत स्टार्ट हो गया था, सिख हुआ था, जाट्स हुआ था, मराठास हुए थे। ड्यू टू ये क्या हुए थे बेसिकली, अगर हम देखें एक एम्परर जो कि एक औरंगजेब की वजह से और उनकी टू बी वेरी प्रिसाइज रिलीजियस पॉलिसी की वजह से, जो भी एक इफेक्टिव इफिशिएंट मोनार्क होगा, अगर हम अकबर को देखें तो उनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी ना बहुत ही ज्यादा लिबरल थी, और वो ऐसे थी कि स्टेट के वेलफेयर के लिए काम में आए, ठीक है, और बेसिकली इंटीग्रेट करे लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो गया अगर एक फ्रूटफुल वे में। इन कंट्रास्ट जो पॉलिसी थी औरंगजेब की, जिसने क्या कर दिया, रिवॉल्ट कर दिए थे वेरियस राजपूत, सिख्स, जाट एंड मराठा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। 7 पॉइंट आ जाएगा आपका फेलियर ऑफ औरंगजेब डेक्कन पॉलिसीज। So it was one of the reason, failure of औरंगजेब। काफी ज्यादा रिसोर्सेज उन्होंने वहां पे एक्सपेंस किए और ड्यू टू विच ये काफी ज्यादा बर्डन पड़ा एक्सचेकर पे, स्टेट एक्सचेकर पे, और अल्टीमेटली इट वाज वन ऑफ द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। नेक्स्ट आ जाएगा आपका फॉरेन इन्वेजन, इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड ऑफ कोर्स अहमद शाह। नाउ ये क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया था, बेसिकली हम कह सकते हैं गिव अ डेथ ब्लो टू द मुगल एम्पायर, बिकॉज एक तो डेंट पड़ गया था कि फॉरेन इन्वेजर्स आके आपके यहाँ रेड कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, उनको रोक नहीं पा रहे हो। ये भी काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रीजन था, उसको हम लेटर पार्ट में देखेंगे, ठीक है ना। सेकेंड आ जाएगा आपका नेग्लेक्ट ऑफ, इसी से रिलेटेड ही है थोड़ा सा, नेग्लेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ऑब्वियसली तभी तो ये लोग आ पाए हैं ना, ये जो नादिर शाह हो गए और बेसिकली अहमद शाह अब्दाली, जब आपका नेग्लेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आपने एफिशिएंट इफेक्टिव उसको सिक्योरिटी वहां पे नहीं रखी थी और उसको नेग्लेक्ट किया था, ये रीजन था। नेक्स्ट आ जाएगा शिफ्टिंग एलिजियंस ऑफ जमींदार्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशन, सच है, इसमें जाट्स आ जाएंगे, सिक्स आ जाएंगे, ठीक है। और यही रीजन था औरंगजेब के में हमने देखा था रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया था बेसिकली, ऑल्दो रिलीजियस पॉलिसी की वजह से था, बट कहीं ना कहीं राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस का भी ये इंडिकेशन देता है। सो इट्स अबाउट द कॉजेस फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, हमने काफी ब्रीफ में किया है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्या हो जाता था बेसिकली, जब वीक एंड एफिशिएंट रूलर होंगे, लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं है तो सिविल वॉर लाइक सिचुएशन आ जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ स्टेबिलिटी एट द गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, पार्टीजनशिप जनरेट हो जाएगा एट द कॉस्ट ऑफ पेट्रियोटिज्म। ऑब्वियसली डीजनरेशन ऑफ नोबिलिटी हो गया था, ठीक है, वो आपस में ही लड़ रहे थे पावर के लिए कि कौन किंग मेकर बनेगा, किसके पास रियल पावर रहेगी। अपने किंग मेकर्स इन द सेंस बेसिकली नोबिलिटी क्या चाहती थी कि मेरा चूज किया हुआ अपोनेंट किंग बन जाए, तो उसके डिफेक्टो और डिज्यूरे पावर जो बेसिकली है, जो रियल पावर है वो मेरे पास रहेगी, मैं जैसा चाहूंगा स्टेट अफेयर्स को वो होगा, जस्ट फॉर नेम से जो भी रूलर है वो बैठेंगे, ठीक है ना। रफीउद्दौला एंड रफीउद्दराज आर द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ दिस थिंग, ठीक है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड है जागीरदारी क्राइसिस आ गई थी, वास्ट एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी वो हो गया था, अब डिफिकल्ट हो गया था रूलर्स के लिए वो कंट्रोल कर पाए। नेक्स्ट फेलियर ऑफ औरंगजेब डेक्कन पॉलिसी और उनकी जो रिलीजियस पॉलिसी, एंड एट लास्ट दैट इज द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, अहमद शाह,
it gave a death blow to the Mughal Empire. So these are the some of the a brief basically causes responsible for the decline of Mughal Empire. ठीक है, उसको हम later discuss करेंगे detail में when we do medieval India, especially Mughal Empire topic. If you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.